यूपीएससी की जर्नी में आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया? सर प्राइमरीली सबसे पहले चैलेंज था कि ऐसा लगता था सबको कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। तो हाउ यू डिफाइंड दी सिलेबस कि ये चीज़ें पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है? पहले तो सिलेबस एक बार 3-4 बार मैंने थॉरली रीड किया। आई स्टक इट ऑन द कबर्ड ऑल्सो। एज अ वीमेन, एज अ गर्ल, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए? टचवुड, इन माई केस आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही लेकर आज तक कभी भी ज़रा भी डिफरेंस मेरे और मेरे भाई में नहीं रखा और कभी भी ऐसा रोक टोक मेरे ऊपर नहीं लगाई। What was your routine and how much you was engaged in social platforms? Sir, actually to be very honest, I was on social media. I didn't post anything, but मैं थोड़ा दिन का थोड़े टाइम देख लेती थी, जैसे कुछ भी मीम्स हुआ है ऐसे कुछ, just to lighten my mood. दोस्तों, सिविल सर्विसेज 2024 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है। हमारे साथ हैं रिया सैनी। रिया सैनी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 22। रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. रिया का सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। इन्होंने बीटेक करा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में JIIT नोएडा से और इनके फादर चीफ इंजीनियर हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रुप ए। एंड हर मदर इज होम मेकर एंड दिस वाज हर थर्ड अटेम्प्ट। तो रिया, जब आपने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, Yes, sir. उस यूपीएससी की जर्नी में आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया? क्योंकि जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ नया करना है। इट इज मच डिफरेंट देन द कॉलेज स्टडी। Yes, sir. So प्राइमरीली सबसे पहले चैलेंज था कि ऐसा लगता था सबको कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन when it comes to UPSC. So initially what I did not do was read the syllabus thoroughly. I started jumping into the NCERTs a little too soon. So that was one challenge that I faced. Secondly, sir, I think the challenge that everyone faces, the uncertainty with respect to this exam. Prelims मेरा जब मैंने पहली बार दिया, तो even though I had prepared a lot for it, I could not qualify. So I felt dejected. सेकेंड अटेम्प्ट में जब हुआ तो मेन लिस्ट में नाम नहीं आया, तो रिजर्व लिस्ट का वेट करना पड़ा। तो वो चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, वो डेफिनेटली वो सारे चैलेंजेस थे। मेंटल हेल्थ का हमेशा एक चैलेंज थोड़ा रहता है यूपीएससी में। राइट। You are already in service. Last year you got IRTS, Indian Railway Traffic Service, through Indian Railway Management Service. Yes. तो लास्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस था? क्योंकि आपकी इस बार तो 22nd रैंक है, दैट इज अ वेरी इम्प्रेसिव रैंक। तो देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन सर्टेन एरिया। तो क्या डिफरेंस रहा? Sir, this time what I tried to do was focus on the areas which I was lacking in the last attempt. तो सबसे पहला मेरा रोड ब्लॉक था सोशियोलॉजी last attempt में, जिसमें I had only scored about 240 marks. Last time? हाँ जी, last time. तो मैंने लास्ट ईयर मेंस में क्या किया था कि मेंस और प्री के बीच में ज़्यादा फोकस GS को कर दिया था instead of sociology, which is my optional. तो GS में the margin for improvement is very less. But in optional it was very high for me. So this time I dedicated about 60 to 65% of time to my optional. That was first. Secondly, sir, this time I relied a little more on PYQs and answer writing practice. तो PYQs इस बार मेरे गाइड बन गए थे एकदम, कि मैं थीम्स उससे एनालाइज करूं और उन्हीं के थ्रू मैं आगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं। तो दैट वाज वन। आपने एक टर्म अभी पहले यूज किया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। Yes. तो सिलेबस डिफाइन करना यूपीएससी में थोड़ा ट्रिकी टास्क है, क्योंकि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में सिलेबस बहुत ही ब्रीफली लिखा होता है। हाँ जी। सो हाउ यू डिफाइंड दी सिलेबस कि ये चीजें पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है? हाँ जी, सर पहले तो सिलेबस एक बार 3-4 बार मैंने थॉरली रीड किया। आई स्टक इट ऑन द कबर्ड ऑल्सो, जिससे कि वो क्लैरिटी रहे, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। सबसे पहले मैंने उसको अप्लाई किया अपने न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो बहुत बार हम 60-70 मिनट्स लगा देते हैं न्यूज़पेपर में ही। तो मैंने उसको वो करना स्टार्ट कर दिया कि इज इट रिलेटिंग टू एनीथिंग in the syllabus. और most of the things were not. जैसे कोई political news आई तो आपको पता होना चाहिए वो किस issue के around है, but you do not have to go about reading it entirely. तो वो मैंने किया। Secondly, sir, I tried to make interconnections कि between different GS subjects. तो environment, disaster management और geography, लोग अलग अलग पढ़ रहे थे syllabus के लिए, तो I tried to join these three together so that, and similarly with other subjects.
तो जब न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो हाँ जी। एज यू टोल्ड कि सिलेबस पता होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू टू रीड न्यूज़पेपर, Yes, क्योंकि sir. आप समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट यू विल कम टू नो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस. Yes, sir. तो दिस इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड दिस विल हेल्प यू एस्पिरेंट्स कि पहले आप सिलेबस समझ लो और फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग. तो न्यूज़पेपर sir. कौन सा पढ़ती थी आप? हाँ जी सर, मैं विदाउट फेल एवरीडे द हिंदू पढ़ती थी, बट बहुत लोग और भी प्रेफर करते हैं, तो आई डो नॉट थिंक कि उसमें कोई इशू है. इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लीजिए. और इंटरव्यू के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन्ड सीरीज आती है इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो भी देखना स्टार्ट कर दिया था. तो वो मैंने एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड किया बाद में भी. तो मोस्टली द हिंदू एंड एक्सप्लेन सीरीज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इज वेरी हेल्पफुल. इस प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल्फ स्टडी. हाँ जी. देयर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, बट उसको पढ़ना और सही तरीके से उसको इनकलकेट करना. तो जो आपका टाइम शेड्यूल होता था डेली स्टडी का, वो क्या होता था कि 24 आवर्स में आप कितने घंटे पढ़ाई में देते थे? हाँ जी, तो सर मेरा मेजरली सारा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए गया है, बिकॉज आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफलाइन कोचिंग. तो सुबह उठ के ऑफ कोर्स रेडी वेडी होके I used to sit down and read the newspaper for about 40 minutes. After that, I studied for 2-3 hours. उसमें मैं कभी भी एक साथ एक स्ट्रेच पे नहीं पढ़ सकती हूँ, तो I take a slot of about 40 to 45 minutes and then I move on to the next after 5-10 minute break. तो मैं ये करती थी, 3-4 घंटे पढ़ा, उसके बाद लंच कर लिया, फिर उसके बाद आई यूज्ड टू टेक एन आफ्टरनून नैप आल्सो, एंड आफ्टर दैट वोक अप, स्टडीड अगेन फॉर 2 hours एंड देन आई वेंट फॉर अ वर्कआउट. तो जिम जाती थी या फिर भाग लेती थी, या फिर मन नहीं कर रहा है तो फिर आई यूज्ड टू जस्ट वॉक. बट 1.5 hours every day was फिटनेस. हाँ जी, I was dedicated to that. ये बहुत जरूरी चीज है जो आपने बताई, बिकॉज 24 आवर्स में बहुत मोनोटोनस स्टडी हो जाती है. सो यू हैव टू ब्रेक दैट मोनोटोनी. और आपने बहुत अच्छा किया कि यू केम आउट विद डिफरेंट स्लॉट्स. 2 घंटे, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 1-2 घंटे पढ़ लिया, फिर आपने नैप ले ली, फिर यू वर्कआउट किया. सो दैट वाज समथिंग विच engaged you around the clock and you could utilize. एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स दे हैव रिफ्लेक्टेड कि सोशल मीडिया से हम लोग रिफ्रेन करते थे प्री और मेंस के बीच में. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. तो what was your routine and how much you was engaged in social platforms? Sir, actually to be very honest, I was on social media. I didn't post anything, but मैं थोड़ा दिन का थोड़े टाइम देख लेती थी, जैसे कुछ भी memes हुआ है ऐसे कुछ, just to lighten my mood. But the negative aspect of social media definitely is कि पहली बात तो it becomes distracting if it goes beyond a certain limit. Secondly, sir, it gives you FOMO, the fear of missing out, because everyone else who's not preparing for civil services is there on social media. They're posting their travel plans or their career plans. तो वो feeling of dejection आने लगती है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं बढ़ रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा refrain कर सकते हैं, but use it to your advantage. If you want to watch movies in your free time, do it, but just limit it. You should control the social media usage rather than social media usage controlling you. तो अगर आप आधा घंटा 40 मिनट करना चाहते हैं दिन का, तो सेट असाइड कर लीजिए, बट उससे ज़्यादा मत जाइए. हाँ जी. दोस्तों, हमारे साथ इस डिस्कशन में ज्योति सिंह भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मेडीजी ग्रुप. तो ज्योति जी, वेलकम ऑन द टॉक. और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कुछ सवाल पूछें रिया से, सो दैट मे हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग. इस बार मैंने देखा कि टॉप 25 में हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा टॉप किया हुआ है. तो मेरा आने का यही एक मेन उद्देश्य था कि रिया जी आ रही है और मुझे उनसे बात करनी है. तो जब हम प्रिपेयर करते थे IAS के लिए, तो हमें एज अ वीमेन, एज अ गर्ल, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था. तो क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए, या आपने फेस नहीं किए, या आपके साथ की कुछ लड़कियों ने फेस किए, कुछ ऐसा है? हाँ जी मैम, डेफिनेटली ये चीज़ तो है ही कि एज अ वुमन वन माइट फेस मेनी मोर चैलेंजेस, स्पेशली क्योंकि अभी भी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि पढ़ लिख के क्या करेगी या फिर एवरीथिंग. बट टच वुड, इन माई केस आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही लेकर आज तक कभी भी ज़रा भी डिफरेंस मेरे और मेरे भाई में नहीं रखा, और कभी भी ऐसा रोक टोक मेरे ऊपर नहीं लगाई. बट दैट बीइंग सेड, आई नो दैट देयर आर मेनी
women who are not getting that opportunity unfortunately. उनके पेरेंट्स एक तो शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं because UPSC journey sometimes takes a lot of attempts and many years altogether. और उसके अलावा many a times they're not able to come to coaching classes. तो उनको safety issues लगते हैं या ऐसा कुछ है, तो ये concerns बहुत हैं. तो उसके लिए I would just like to make a request to all the parents कि I am sitting here only because my parents supported me. That is the only reason. मेरे माता पिता का हमेशा they give me wings to fly. और अगर आप भी अपनी बेटी को एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं उसको अपने सपने साकार करने का, तो she won't just make you proud, but she will do much better for the society than you could have imagined. तो please उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो शादी के प्रेशर में या फिर ऐसे प्रेशर में मत डालिए. एंड फॉर women aspirants just keep your head high. आप अगर कोचिंग नहीं आ पा रही हैं ऑफलाइन, तो फिर ऑनलाइन आप कोर्सेज में ट्राई कर लीजिए एनरोल करने का जितना भी हो सक रहा है. तो आई वुड लाइक टू से कि डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ. बिल्कुल. हाँ जी. हाँ, तो पेरेंट्स, आपने बहुत अच्छा बताया कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए, बल्कि आपके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी आगे चल के. पेरेंट्स का रोल बच्चों के कॉन्फिडेंस में बहुत होता है, और पेरेंट्स आर द वन हु आर द फर्स्ट टीचर फॉर द चिल्ड्रन. और अगर वो अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं, मेन और वीमेन या गर्ल और बॉय में डिफरेंस नहीं करते, तो बच्चे फिर अपने आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. एंड यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन. एंड इनफैक्ट all the selected girls, they are inspiring the next generation, not only to girls but also to parents. Parents are also encouraged when they see the daughters are signing, they are getting good ranks. So the parents who are conservative, they are also now becoming liberal. कि नहीं ठीक है यार, इतनी बेटियां सेलेक्ट हो रही हैं तो मेरी बेटी भी सेलेक्ट हो सकती है. Let her give chance. So that's great. Coming back to the academics. एकेडमिक्स में जैसे मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग को लेकर के सभी बहुत बातें करते हैं. एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड ट्वाइस. लास्ट ईयर भी आपका सिलेक्शन हुआ, इस बार भी सिलेक्शन हुआ, एंड वेरी वेरी फ्लाइंग रैंक. आंसर राइटिंग में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखें? सर पहली टिप तो ये होगी दैट डोंट जंप डायरेक्टली इनटू इट. क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि उनको एक फियर रहता है कि जब तक हम जल्दी से आंसर राइटिंग ना कर लें तब तक कुछ होगा नहीं, तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और वो आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे. बट इन मेंस, इन माय ओपिनियन, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरकनेक्शन दैट हैज टू बी मेड बिटवीन ऑल द 4 पेपर्स. तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग जब थोड़ा ऑलमोस्ट एक इटरेशन ऑफ सिलेबस हो गई थी, या एटलीस्ट एक जीएस का सब्जेक्ट GS 1, 2, 3 या 4 कंप्लीट हुआ था, सिर्फ तभी मैंने आंसर राइटिंग शुरू की. ये पहला. सेकेंडली सर, गाइड होगा PYQ फॉर मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि थीम्स बहुत ही ऑफन रिपीट होती हैं. तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, पहले आंसर राइटिंग से पहले आप 2013 तक के क्वेश्चंस आप निकाल लीजिए और उसमें आप ब्रॉड थीम्स एनालाइज करके लिस्ट डाउन कर दीजिए, एंड देन यू फोकस मोर ऑन दैट. थर्ड कम्स टू द स्ट्रक्चर. सर थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते ये हो गया था कि फॉर मोस्ट ऑफ द मेजर रिपीटेड थीम्स मेरा इंट्रो और मेरा कंक्लूजन, एटलीस्ट 2-3 इंट्रो और 2-3 कंक्लूजन फॉर एवरी थीम बन गए थे, एक सेट हो गए थे दिमाग में. इफ इट इज सेट इन योर माइंड, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. And fourthly sir, structure is very important when it comes to mains. तो मेरी structure होता था introduction, then one subtopic from the question that is asked, then second subtopic from the question that is asked, and then third, जब वो नहीं भी पूछते थे तो मैं try करती थी कि एक third subtopic खुद से add कर दूं, that is way forward और government schemes. तो भले ही उसमें मैं 2 points लिख रही हूँ, तो लेकिन उसमें आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है. तो मैं एक थर्ड सबटाइटल हमेशा ऐड कर देती थी, एंड देन आई वुड कंक्लूड. Riya, you are an engineer, and we see lot many engineers being successful candidates in civil service. What do you feel there is any advantage for engineers in this preparation? Sir, I think the advantage would be the analytical skills that are inculcated in us due to the JEE preparation. तो वो एक है कि हम थोड़ा सा scientifically try करते हैं, analyze करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को. Second advantage मैं ये मानूंगी सर कि competitive exams का थोड़ा वो प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें रहता है, क्योंकि पहले ऑलमोस्ट हर इंजीनियर ने कुछ ज़्यादा competitive examinations
फेस किए हैं. एंड थर्डली व्हाट आई बिलीव्ड हेल्प्ड मी, आई डोंट नो अबाउट ऑल इंजीनियर्स, कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं. थोड़ा वो हेल्प होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऑनेस्टली सर मैं 2 दिन पहले पढ़ती थी एग्जाम के, तो 6 महीने का सिलेबस जब 2 दिन पहले करना होता था तो प्रेशर तो होता था. इंजीनियरिंग ऐसे ही होती है. हाँ जी. इनफैक्ट दिस इज फ्रॉम आवर टाइम, इट वाज 2.5 decades ago, 94-98 पीरियड में भी हम यही करते थे कि जब जिस दिन एंड सेमेस्टर एग्जाम है उसके 2 दिन पहले पूरा पढ़ाई करते थे, एग्जाम लिखते थे और एग्जाम होने के बाद सब भूल जाता था, याद ही नहीं रहता था. वो भूल जाता था. तो प्रेशर हैंडल मैं मानती हूँ थोड़ा हेल्प कर सकता है. और इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि 2 दिन पढ़ेंगे काम हो जाएगा. यस सर. बट दैट अप्रोच डोंट वर्क इन यूपीएससी. दैट डजंट वर्क इन यूपीएससी, बट प्रेशर हमेशा यहाँ जो है उसको डील करने में थोड़ा मुझे लगता है वो हेल्प करता है. यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर है. वेरी गुड. और एज एन इंजीनियर कभी आपको ये लगा कि ये डिसएडवांटेज भी है यूपीएससी में एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड? सर मेरा ऑप्शनली सोशियोलॉजी था, तो मेरा कोई बैकग्राउंड उसमें था नहीं. तो थोड़ा मैं जैसे लिखती थी वो आई थिंक इट वाज मोर मतलब साइंस बेस्ड, थोड़ा नॉट साइंस बेस्ड बट वो थोड़ा पिन पॉइंटेड रहता था. ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स मैंने इन जनरल देखा है वो थोड़ा पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो वो बेटर दिखता है सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल में. तो मुझे लगता है ऑप्शनल में थोड़ा उनको था. प्लस ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड रहता है सोशल स्टडीज इन जनरल में, तो हमें तो एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है फिर से बेस बिल्ड करने के लिए, बट फॉर देम मे बी इट्स हेल्पफुल. राइट. जी. वेरी गुड. और दोस्तों वैसे तो यूपीएससी इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड. आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे मेडिकल हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटी हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है. इंजीनियर्स के लिए सी सेट फेवरेबल है तो ह्यूमैनिटी वालों के लिए ऐसे फेवर कर जाता है. और सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल. अच्छा, इस ऑप्शनल में मैं जानना चाहूँगा कि इंजीनियर्स के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल कितना फिट है? सर आई थिंक काफी हद तक फिट है. पहली बात तो मैंने चूज इसलिए किया था, एक जो इलेक्टिव होता है इंजीनियरिंग, हाँ जी, इंजीनियरिंग में भी ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव होता है, तो उसमें मैंने सोशियोलॉजी चूज किया था. तो पहली बात दैट वाज माय इंट्रोडक्शन. तो जो उसका सर सिलेबस है is very close to the society that we live in. So it is very easy to understand and relate it to everyday things that we see around us. तो I think इसलिए इंजीनियर ही नहीं, भले ही कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो सोशियोलॉजी उसके लिए हेल्प कर सकता है. सेकेंडली इट्स अ शॉर्टर ऑप्शनल, तो इट हेल्प्स इन जनरल. सिलेबस कम है. हाँ जी. And it helps in general studies also and essay also. Yes sir. General studies में it helps in society part, social justice part. It is helpful in ethics also to a certain extent. In essay I quoted certain sociologists. Yes sir. Very good. And being an engineer, UPSC interview में कोई सवाल पूछे गए आपसे technical which related to electronics and communication? सर फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था, हाँ, उसमें मुझसे सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया था, उसकी सप्लाई चेन इन जनरल. और उन्होंने पूछा था कि अगर एम्प्लॉयज हैं तो मैं सप्लाई चेन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कितना रेशियो रहेगा, एंड समथिंग अलोंग दोज लाइंस. बट दिस टाइम इट वाज मोर रिगार्डिंग रेलवेज फॉर मी. दिस टाइम इट वाजंट दैट रिलेटेड टू ईसी. सो यू आर इन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस. हाँ जी. So they asked related to the railways. हाँ जी. Yes, so they did. Okay, but that was related to railway, not related to electronics. Yeah. Yes. Okay. Any other experience which you would like to share for students? कि this was my experience of my preparation that can help to the aspirants. Sir, I think ये होगा कि 2-3 चीजें हैं कि firstly don't take this preparation. I mean, take this preparation seriously, but do not take this as the end of your life. अगर नहीं भी होता है या फिर कोई एक स्टेज पे नहीं होता है तो प्लीज डू नॉट थिंक दैट this exam can determine your self-worth. This unfortunately was the case with me. I used to think जब तक IAS IPS नहीं बने तब तक मेरी self-worth अच्छी नहीं है. But that should not be the case. Your self-esteem and self-worth should never be a function of how you perform in a particular exam. Secondly, sir, I think I would say कि UPSC is a lot like life, I feel. In life also, there will be many external factors of stress throughout your life. UPSC में भी through the journey, prelims, mains, interview, फिर उसके बाद service, cadre, हमेशा वो एक sense of stress external factors से रहेगा. But how you choose to deal with it, how strong you make yourself,
and how you carry through it with a smile will make all the difference, not just in UPSC but in life in general. So that is what I would ये like आपने to say. बहुत अच्छा बोला कि क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम करने के दौरान, हाँ जी। प्रिपेयर करने के दौरान बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो अपनी लाइफ से ही कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मैं भी जरूर कहना चाहूँगी कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो और वो सारी चीज़ें सीख पाते हो जो आपने कभी सीखी नहीं होती हैं, हाँ जी, yes, और वो ma'am. सीख कर आप अपनी आगे की लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो उसके लिए आप कभी हताश नहीं हुई अगर Yes, एक ma'am. दो बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो? हाँ जी। मेरा तो परसेप्शन ही प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा डिफरेंट है। मैनी पीपल दे प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, बट आई बिलीव दैट कि यूपीएससी प्रिपरेशन शुड बी अ नेशनल हॉबी हाँ, which makes you very competent, knowledgeable, and also it makes you resilient. You are used to of writing, learning, reading. फिर आपको ये समझ में आता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में क्या होगा, कंट्री में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल का हो, हमास का हो, या यूएस का देख लीजिए, इकोनॉमिक ट्रेड वॉर है, एंड देन नाउ इंडिया पाकिस्तान। बट ultimately we have to understand कि what are the causes, what will be its impact and what are its pros and cons. तो जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। राइट। तो हमारे जीवन में जो हम पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के दौरान, इसका बहुत महत्व है। इवन व्हेन यू विल ग्रो, व्हेन वी विल बी इन सर्विस और यू विल बी इन जॉब और यू विल बी इन योर स्टार्टअप, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझा पाओगे और ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव बता पाओगे। सो आई थिंक दैट कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज very helpful, advantageous in the successful life. Yes. So, and thank you, Riya, you have shared your strategy and your views on the UPSC preparation. अभी prelims होने वाला है, only 30 days are left exactly from today. Yes. तो what you think that कि do's and don'ts prelims में क्या होने चाहिए? हाँ जी। So first do I think in my opinion will be firstly to hold your nerves, because ये जो अगले 30 दिन हैं उसमें आधे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसी बात से रेस से आउट हो जाएंगे कि they succumb to the pressure, they are taking too much stress. So there if you are able to minimize the pressure on yourself, if you are able to hold your ground, you are already ahead of half of the people who are appearing for the exam. Secondly, sir, what I would like to say is stick to the basic resources. Do not run behind multiple things at this time. कुछ नया आपको पढ़ना है, अभी PDFs आने लगते हैं ग्रुप्स पे, टेलीग्राम्स पे कि clear prelims in 30 days, 20 days, 10 days. Please avoid such new things. Please just keep revising the basic books that you have studied or the basic material that you have used. Thirdly, use PYQs as your guide. PYQs के आपने अगर नोट्स बनाए हैं या कुछ भी है तो उन्हें बार रिवाइज करिए, PYQs सॉल्व करिए, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा PYQs पे रोज लगाइए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आते हैं। Thank you very much, Riya, and once again congratulations to you, to your entire family, to your parents and all the your friends. And many thanks for coming in Next IAS studio for the Toppers Talk. Thank you for having me, sir. Thank you. Wish you all the best for your future life, future work. Thank you so much.